नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयरपीडिया पर। आज का तारीख है 5 जुलाई 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, देयर इज नो एलिवेटेड टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। सफलता के लिए कोई भी सीढ़ी, कोई भी स्वचालित यानी कि कोई लिफ्ट नहीं होता है। आपको अपने सीढ़ियों पर ही चल के जाना होगा लक्ष्य की प्राप्ति तक। एक-एक करके आगे बढ़ना होगा। सीढ़ियों के मतलब सीढ़ियों के सहारे ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ठीक है? तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको मेहनत करके ही सफलता प्राप्त होगा, ठीक है? चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 2 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा निर्माण के मुख्य परीक्षा उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के लिए नोबल पहल पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन निर्माण। ठीक है, निर्माण इसका ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस इन इन न्यू दिल्ली ऑन 2 जुलाई। तो ये करने वाले कौन बने हैं? जी किशन रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर है। जी किशन रेड्डी जो है ये जो एस्पिरेंट लोग पास हुए हैं उनको ये इस पोर्टल के माध्यम से क्या किया जाएगा? अप्रिशिएट किया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, ये पोर्टल है नोबेल पोर्टल। ठीक है, ये याद रखो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, जी किशन रेड्डी जी के द्वारा किया गया है ऐसा। और यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण के अनुरूप काम करेगा। ठीक है, दृष्टिकोण के अनुरूप जो है काम करेगा। ये कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उन जिलों के मेधावी युवाओं के लिए शुरू की गई है एक अनोखी सीएसआर योजना है, जिन्होंने 2024 में यूपीएससी परीक्षा, सिविल सेवा और वन सेवाओं के प्रारंभिक दौर में अर्हता प्राप्त की है, मतलब सफलता प्राप्त की है। इस योजना का प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करना है। 1 लाख रुपए मिलेगा। इन उम्मीदवारों की वार्षिक पारंपरिक आय 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए और वे एससी, एसटी, महिला या तीसरे लिंग से संबंधित हो और उन 39 जिलों में से किसी एक के स्थायी निवासी में जहां सीआईएल संचालित हो। ठीक है, तो इसमें जो भी प्री क्वालिफाई कर गए हैं उनको ये ऐसा मिलेगा, लेकिन इसका भी कुछ प्रावधान है, जैसे एससी, एसटी हो, महिला हो और थर्ड जेंडर का हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन संपूर्णता अभियान शुरू करने जा रहा है? तो कौन इसमें से कौन संपूर्णता अभियान शुरू करने जा रहा है? वो है नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो संपूर्णता एक अभियान शुरू करने जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने तक ये अभियान चलेगा। आकांक्षी जिलों में 6 महत्वपूर्ण संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 महत्वपूर्ण संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए इस अभियान के रूप में लगातार प्रयास शुरू किया जा रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संपूर्णता अभियान का लक्ष्य 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 6 चयनित संकेतकों में से प्रत्येक में से संक्षिप्त प्राप्त करना है। संपूर्णतः अभियान के लॉन्च के हिस्से के रूप में जिले और ब्लॉक नीति आयोग द्वारा प्रदान की गई गतिविधियों की एक सूची व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी कि एस्पिरेशनल जो ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट है, ये देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसको लॉन्च 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था और इसको एस्पिरेशनल ब्लॉक जो है ये जनवरी 2023 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एम क्या है? टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। और इसका एम क्या है ब्लॉक का? फॉर सेपरेशन ऑफ एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज इन 500 ब्लॉक्स टू 329 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। प्रोग्रेस मेजर्ड ऑन 81 इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे प्रोग्रेस जो है वो 40 इंडिकेटर डेवलपमेंट के पैमाने से नापा जाता है। ठीक है, तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष
जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी अगर वाइस चेयरमैन की बात करें तो वो सुमन बेरी हैं। और सीईओ BVR सुब्रमण्यम है, ये याद रखिएगा। और नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के द्वारा योजना आयोग के जगह पे इसको नीति आयोग को लाया गया है। और आपको बता दें कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के किस सत्र की मेजबानी भारत करेगा? तो यूनेस्को की जो 46वीं जो सत्र होगा उसकी मेजबानी जो है ये भारत करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सी 46वां। ठीक है, और ये भारत में 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में ये होगा आयोजन। ठीक है, इस सत्र में 195 देश, राज्य के दलों, सलाहकार निकाय, वरिष्ठ राजनीतिक मतलब सारे लोग यहाँ पे भाग लेंगे। ठीक है, शोधकर्ताओं के द्वारा 2500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे यहाँ पे। इसका उद्घाटन 21 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में 21 सदस्य है। अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुल्गारिया, ग्रीस, भारत, इटली, जमैका, जापान, कजाकिस्तान, केन्या इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, इस समिति विश्व धरोहर समिति के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका गठन इसका गठन 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को के 17वें सत्र में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा अपनाए गए विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण पर कन्वेंशन के तहत किया गया था। समिति का 45वां जो सत्र है वो सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। और 46वां जो है वो भारत मंडपम यानी कि नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने और वर्गीकृत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई उपकरण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और भारतीय मसाला बोर्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये जो है सिक्किम राज्य के साथ, ठीक है, यहाँ पे एनआईसी और एनआईसी और ये जो कहाँ गया, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे एक टाई अप हुआ है टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जो कि क्या डिटेक्ट करेगा, वो डिजीज डिटेक्ट करेगा। तो ये सिक्किम में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ये याद रखेगा। सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने के लिए वर्गीकृत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस परियोजना का नेतृत्व कोलकाता में एनआईसी के एआई उत्कृष्टता केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य है बीमारियों की शीघ्र पहचान करने के लिए इलायची की पता लगाना और छवियों का विश्लेषण करना। ठीक है, ये याद रखना। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय जो है वो कोच्चि केरल में है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते भी होंगे कि पहला जो आधिकारिक जो व्यापारिक कोठी खोला गया था वो भी कोच्चि में, मछलीपट्टनम में, ये सब आप लोग सुने ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से जीका वायरस का मामला सामने आने के बाद राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है। जीका वायरस निम्नलिखित में से किस वायरस के वजह से होता है? तो जीका वायरस जो है ये मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर में कौन सा? तो एडिस मच्छर के काटने से होता है, ये याद रखिएगा, जीका वायरस। ठीक है, ये जीका वायरस जो है मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जीका वायरस। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने जीका वायरस पर एक नज़र रखने के लिए राज्य को एडवाइजरी जारी की है। राज्य से प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा को जीका वायरस संक्रमण के लिए गर्भवती महिलाओं की जांच करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं अस्पतालों का जीका वायरस के मामले में निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी की पहचान करने के लिए सलाह देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारा चीज काम हुआ है। जीका वायरस के बारे में हम बात करें। जीका वायरस एक मच्छर जनित बीमारी है जो कि एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। भारत में 2016 में गुजरात राज्य से पहला जीका वायरस का मामला सामने आया था। हल्का बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और पलक के नीचे हिस्से के सूजन एक बीमारी के लक्षण है। ठीक है, गर्भाशय के दौरान यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है, जिसमें से शिशुओं में माइक्रोसेल्फी एसेफली और अन्य विकासात्मक समस्याओं की संभावना भी शामिल है।
जीका वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मच्छरों को काटने से सुरक्षा एक महत्वपूर्ण उपाय है, यानी कि मच्छर से दूर रहें और जितना हो सके उतना बचाव करते रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में बी एन गंगाधर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, बी एन गंगाधर। ठीक है, उन्हें कैबिनेट की नियुक्ति के द्वारा नियुक्त किया गया है। उन्हें पहले मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। ठीक है, डॉक्टर संजय बिहारी के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय बिहारी श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एवं टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के निदेशक है। ये दोनों नियुक्तियां 70 साल की उम्र पूरा होने तक या 4 साल की अवधि के लिए की गई है, यानी कि जो भी पहले हो जाए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में बात करें तो यह एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को की गई थी। इसने भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यह चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पेशेवर संस्थानों और अनुसंधानों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने कृषि अवसंरचना कोष के तहत ब्याज छूट दावों के तेजी से बैंक निपटान के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऐसा कृषि मंत्री आपको मालूम होगा शिवराज सिंह चौहान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, कृषि कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ब्याज छूट दावों को त्वरित बैंक निपटान के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। वेब पोर्टल एक किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। वेब पोर्टल कृषि अवसंरचना कोष के तहत प्रस्तुत बैंकों को ब्याज छूट दावों के निपटान की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए तेज करेगा। ठीक है, तो यह एक वेब पोर्टल है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, कृषि अवसंरचना निधि, कृषि अवसंरचना निधि को योजना जो है 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है घाटे को कम करना, कृषि में नवाचार को बढ़ाना और फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निवेश करना। इस योजना के तहत 2025-26 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कुल 1 लाख करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को बैंक के द्वारा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बैंकों द्वारा भुगतान की गई क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिमूर्ति भी की जाएगी। ठीक है, तो ये एक वेब पोर्टल है, यहाँ पे आपको लोन वगैरह मिल सकता है, बहुत ही रेयर, मतलब एकदम कम रेट पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने निम्नलिखित में से किस शहर में नव स्थापित वेमेन सिस्टम स्कूल का उद्घाटन किया है? तो विपन जो है, वेपन सिस्टम स्कूल का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है, ये याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, हैदराबाद। ठीक है, इस नई शाखा में 4 स्ट्रीम होंगी, सुखोई 30 MKI और C-130J जैसे हवाई प्लेटफॉर्मों में हथियारों और प्रणालियों को संचालित करने के लिए फ्लाइंग स्ट्रीम, दूर से संचालित विमान को संचालित करने के लिए रिमोट स्ट्रीम, सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली हथियार प्रणाली के लिए मिशन कमांडर और ऑपरेटर। ठीक है, और अंतरिक्ष अंतरिक्ष आधारित खुफिया और इमेजिनरी को संभालने के लिए इंटेलिजेंस स्ट्रीम होगा। ठीक है, ये याद रखेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना को भविष्यमुखी बल के रूप में तैयार करना। ठीक है, तो ये याद रखेगा इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौर मंडल के ओलंपस मॉन्स नामक सबसे बड़ा ज्वालामुखी का एक महाकाव्य दृश्य कैप्चर किया है? तो ये किया है नासा के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा का जो अमेरिका है उसके सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, रोस्कोसमोस जो है वो रसिया का स्पेस एजेंसी है।
और जाक्सा जो है वो जापान का है, और CNSA जो है ये कनाडा का है। ये याद रखिएगा। स्पेस एजेंसी, भारत का स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। ठीक है, तो ये नासा के द्वारा ऐसा किया गया है, ये याद रखिएगा। ओडिशी, ओडिशी ये मार्स मिशन है, ये याद रखिएगा। इसी का पिक्चर लिया गया है, ये 2001 में लॉन्च किया गया था, है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में समाचारों में देखी गई यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी एरे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी, जिसको लोफर भी कहा जा रहा है, इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज, कम रेडियो आवृत्ति पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, खगोलविदों ने डच इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी द्वारा विकसित पैन यूरोपीय वितरित रेडियो इंटरफेरोमीटर और लो फ्रीक्वेंसी एरे का उपयोग करके एक नई रेडियो आकाश गंगा की खोज की है। ठीक है, लोफर कम रेडियो आवृत्ति यानी कि 90 से 200 मेगाहर्ट्ज पर ब्रह्मांड का अवलोकन करता है और एक साथ कई दिशाओं का निरीक्षण भी करता है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक ब्रह्मांड सौर गतिविधि और स्थलीय वातावरण का पता लगाना। ठीक है, लोफर के नवोवेशी डिजाइन में चुस्त बहु उपयोगकर्ता संचालन के लिए उन्नत डिजिटल बीमा फार्मिंग शामिल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? लोफर, लो फ्रीक्वेंसी एरे, जो कि ये किस लिए है? तो इसका जो है ब्रह्मांड का गतिविधि और सौर गतिविधि का पता लगाना। ठीक है, तो चलिए, ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप जिस भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।